Hello friends, today we are going to discuss GoodSet 2017 paper. Please show some love and like our video. Half-life of radioactive element is 5 minutes. At the end of 20 minutes is dash percentage quantity is disintegrated. सो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. इसमें आपको हाफ लाइफ दिया हुआ है, एंड टाइम दिया हुआ है. तो इसके लिए पहले आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करना पड़ेगा, जो होगा 20/5 विच इज़ 4. और अब इस फॉर्मूला से n/n0 इक्वल टू 1/2 पावर n, हमको n की वैल्यू मिल जाएगी n0/16. अब परसेंटेज निकालने तो आता ही होगा, 12th बोर्ड दिया है तो. अगर फिर भी नहीं आता तो ये फॉर्मूला देख लो, इससे परसेंटेज निकल जाएगा और फाइनल आंसर होगा 93.75 विच इज़ डी ऑप्शन. विच लॉजिक गेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स. तो यहाँ पे इसमें ए का हो जाएगा ए बार, और ये बी का हो जाएगा बी बार, और ये फाइनली वाई आएगा ए बार प्लस बी बार का होल बार. और इससे अपन बनाएंगे ट्रुथ टेबल. और ये तो पता है ये 0001 कौन सा होता है, एंड गेट. तो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन. In common emitter NPN transistor, 10 power 10 electrons enter the emitter in 10 power minus 6 seconds. When it is connected to battery, about 5% electrons recombine with holes in the base. The current gain of the transistor is. सो बेसिकली यहाँ पे हमको बीटा पूछा है. बीटा की वैल्यू होती है IC/IB. और IB कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि 5% इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन इन बेस. तो IB इज इक्वल टू 5% ऑफ IE एंड रिमेनिंग इज 95% ऑफ IE. वैसे तो यहाँ पे आई फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर आ जाएगा क्योंकि आई कट हो जा रहा है. लेकिन फिर भी आपको फाइंड करना है, तो आई इक्वल टू Q/T विच इज़ इक्वल टू N इंटू E/T. तो यहाँ पे N की वैल्यू दी हुई है 10 पावर 10 विच इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E की वैल्यू भी यहाँ पे दी है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और T दिया हुआ है 10 पावर माइनस 6. तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 19. तो आंसर इज सेकंड. फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फॉर द टू केसेस VA ग्रेटर देन VB एंड VB ग्रेटर देन VA रिस्पेक्टिवली इज. तो जब VA ग्रेटर देन VB होगा तब यहाँ पे दोनों फॉरवर्ड बायस में होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है R1/R2 प्लस R2. तो उससे आंसर आ जाएगा 25 ओम. और जब VB ग्रेटर देन VA होगा तो यह रिवर्स बायस हो जाएगा. तो रिवर्स बायस में हमेशा रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है. तो आपका आंसर आएगा ए ऑप्शन. The amplitude of carrier wave is 12 volt. For modulation index of 50%, the amplitude of modulating signal is. तो यहाँ पे हमको मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू की वैल्यू 50% दी है और AC की वैल्यू 12 दी है. तो ये फॉर्मूला height of TV tower is HT. The area of transmission of TV waves is directly proportional to. So as we know that range is directly proportional to root of height and area is directly proportional to range का square. Hence area is directly proportional to HT. So हमारा आंसर आ जाएगा D ऑप्शन. The shape of wavefront at a very large distance from source is plane. ये तो याद रखने वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा plane. The total energy of an electron in the first excited state of hydrogen atom is minus 3.4 electron volt. Then its potential energy in this state is dash electron volt. तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है. इसके लिए आपको सिंपल रिलेशन याद रखना है, वो है पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद रखना है. इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा. तो आपका आंसर आएगा -6.8 विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट्स इन बिटवीन एंड आउटसाइड टू थिन सेपरेटेड पैरेलल शीट्स ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशंस विथ लाइक चार्जेस ऑफ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली. तो ये है हमारी दो इनफाइनाइट प्लेट्स, और इनफाइनाइट प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट. तो ये E1, ये E2, इसकी वजह से ऐसे, इसकी वजह से ऐसे. तो इनसाइड होगा अपना 0 और आउटसाइड का दोनों का ऐड हो जाएगा तो होगा सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट. तो हमारा आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन. Arrangement of charges are shown in the figure. Flux linked with the closed surface P and Q respectively are dash and dash. तो फ्लक्स हमेशा होता है टोटल एंक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो P के अंदर टोटल एंक्लोज चार्ज है -Q, क्योंकि ये +Q और ये -Q आपस में कट हो जाएगा. तो P का फ्लक्स आएगा -Q/एप्सिलॉन नॉट. वैसे ही Q में ये दोनों चार्ज कट हो जाएंगे तो टोटल चार्ज इज +Q. तो Q का फ्लक्स आएगा +Q/एप्सिलॉन नॉट. तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी. The dimensional formula of capacitance is take Q as the dimensional formula of charge. तो कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन वोल्टेज और वोल्टेज होता है वर्क डन अपॉन चार्ज. तो यहाँ से हमको कैपेसिटेंस मिलेगा Q²/W, और W मतलब वर्क डन का डिमेंशनल फार्मूला होता है mL2T-2. तो यहाँ से आंसर आएगा सी ऑप्शन. और आपको अभी स्क्रीन पे डिमेंशनल फार्मूला का एक टेबल भी दिख जाएगा, वो आप पूरा याद कर लेना.
A uniform electric field is prevailing in x direction in certain region. The coordinates of points p, q and r are dash 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 respectively. Which of the following alternatives is true for the potentials at these points? और यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे y आएगा, y डायरेक्शन. तो इसमें ऐसा होता है कि एज वी मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस. तो जैसे जैसे हम y डायरेक्शन में ऊपर जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा. तो ये p है 0,0, यहाँ पे 2,0 पे q है और 0,2 यहाँ पे r है. तो जो ऊपर होगा उसका पोटेंशियल कम होगा, तो और p और q का सेम होगा. तो p और q का सेम एक तो फर्स्ट ऑप्शन में है और एक तो फोर्थ ऑप्शन में है. और r का पोटेंशियल p से कम होगा, तो आंसर आएगा डी ऑप्शन. इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर आएगा डी ऑप्शन. An electric dipole of dipole moment P is placed parallel to uniform electric field of intensity E. On rotating it through 180 degree, the amount of work done is. तो amount of work done by external agent का formula होता है work done equal to PE cos theta 1 minus theta 2 cos theta 2. तो theta 1 is initial angle and theta 2 is final angle. तो initially dipole is in the direction of electric field, तो theta 1 होगा 0 और उसको 180 डिग्री से रोटेट किया है तो थीटा 2 होगा 180. तो वर्क डन मिलेगा 2 PE. तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए. इन अबाउ सर्किट इफ करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर इज 2.5 एम्पियर, वैल्यू ऑफ आर इज. तो यहाँ पे हम मान लेते हैं बैटरी से निकला आई करंट और 10 ओम में I1 है और 40 ओम में I2 है. तो I1 इज गिवन 2.5 एम्पियर. नाउ वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर विल बी I इंटू आर, मतलब 2.5 इंटू 10 जो 25 आएगा. और 40 ओम वाला भी पैरेलल में है तो उसमें भी वोल्टेज आएगा 25. तो हम इस तरह I2 निकाल सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 25/40. और टोटल 50 वोल्ट में से 25 तो 10 और 40 में चला गया, तो आर में भी बचेगा 25 वोल्ट. तो वोल्टेज होगा R/I1 प्लस I2. Round red and orange colored bands on a carbon resistor are followed by silver band. The value of resistor is. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप सबको याद ही होगा शॉर्टकट. बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैड अ वेरी गुड वाइफ. अब स्क्रीन पे आपको एक फ़ोटो दिख जाएगा, वहाँ से देख सकते हो. तो जो ये फर्स्ट कलर होता है वो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर दिखाता है, सेकंड कलर शो सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, और जो थर्ड कलर होता है वो मल्टीप्लायर दिखाता है, जैसे कि 10 पावर 2 है, 10 पावर 3 है, क्या है ऐसा. और जो ये लास्ट फोर्थ कलर होता है वो टॉलरेंस दिखाता है. तो इसमें ब्राउन का होता है 1, रेड का होता है 2 और ऑरेंज का होता है 3 और सिल्वर का टॉलरेंस होता है 10%. तो ये हो गया ना यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन. 12 किलो ओम लिखा है यहाँ पे. What is the current in the 4 ohm resistor when switch S1 is open and S2 is closed in the given circuit? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे खाली फिगर इतना बड़ा बड़ा बना दिया है इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए. तो S1 ओपन है तो ये वाला पूरा पार्ट गायब हो जाएगा, मतलब यहाँ तक, और S2 क्लोज है तो इतना वाला पार्ट सर्किट में होगा. लेकिन ये 5 ओम का रेजिस्टर काउंट नहीं होगा क्योंकि ये पैरेलल में अगर एक वायर आ जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसलिए हम इतना ही सर्किट कंसिडर करेंगे. तो R होगा टोटल 10 ओम. तो और ये सीरीज़ में है तो दोनों में करंट तो सेम ही होने वाला है. तो I इज इक्वल टू V/R से I आ जाएगा 1.2 एम्पियर. Two very long wires are set parallel to each other. Each carries a current I in the same direction and the separation between them is 2R. The intensity of magnetic field at point P as shown in the figure is. तो magnetic field due to a straight wire का एक सिंपल सा फॉर्मूला है μ0I/2πr. तो ये फर्स्ट वायर, ये सेकेंड वायर. सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर एट पॉइंट पी इज μ0I/2πr एंड सिमिलरली ड्यू टू सेकेंड वायर इट इज़ μ0I/6πr. और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 2/3 μ0I/πr. सो इट इज़ थर्ड ऑप्शन. The magnetic field due to a straight long conductor of uniform cross section of radius a and carrying a steady current is represented by. तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसका सिंपल फार्मूला होता है, वायर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है μ0NI और बाहर का हमने अभी अभी देखा था μ0I/2πr. तो इनसाइड इज प्रोपोर्शनल टू R एंड आउटसाइड इज प्रोपोर्शनल टू 1/R. तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन. A proton is moving perpendicular to uniform magnetic field of 2.5 Tesla with 2 mega electron volt kinetic energy. The force of proton is
इज डैश न्यूटन। तो यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, F इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला है इसलिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत एक ज़रूरी बात है जो कि 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 2 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको आपको पहले जूल में कन्वर्ट करना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल्स। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻−19 करना है, और फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी। उसमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डाल देनी है, मास की वैल्यू डाल देनी है, ऐसे करके आपको फोर्स की वैल्यू मिलेगी। ये इन लोग ने जो आंसर दिया है वो गलत है। आंसर में से आएगा 8 इंटू 10⁻−12 न्यूटन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए। Particle of mass m and charge q is incident on xz plane with velocity v in a direction making angle theta with uniform magnetic field applied along x-axis. The nature of motion performed by the particle is, तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन x एक्सिस में है, और लेट सपोज दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड दिस इज थीटा। तो ये तो वेलोसिटी का जो x एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा v cos थीटा, उसकी वजह से लीनियर मोशन होगा, और जो ये z वाला कंपोनेंट होगा v sin थीटा, उसकी वजह से सर्कुलर मोशन होगा। तो दोनों का कंबाइंड मोशन होगा वो हेलिकल होगा। तो इसका आंसर है बी। सिलेक्ट द डिमेंशनल फार्मूला ऑफ b²/2μ0। तो b²/2μ0 बेसिकली एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने आपको आगे भी पहले बोला था कि एनर्जी और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला याद कर लो। एनर्जी का होता है mL2T-2 और फोर्स का होता है mLT-2 और वॉल्यूम का होता है L3। तो यहाँ से आपका ऑप्शन आएगा mL-1T-2 विच इज़ डी ऑप्शन। μ0 is permeability of vacuum and xm is susceptibility. Then in Raman scattering, Stokes and anti-Stokes lines respectively represents lines with dash and dash wavelength. तो इसका आंसर जाएगा सी ऑप्शन, हाई एंड लो वेवलेंथ, क्योंकि Stokes represents high wavelength and anti-Stokes represents low. For the astronomical telescope, the focal length of objective lens is f0 and the eyepiece length is fe. The tube length of the telescope is, so for the astronomical telescope जो v1 होता है यानी कि image distance of the objective lens वो fo के equal होता है, और जो u2 होता है यानी कि object distance of eyepiece वो greater than less than equal to fe होता है। तो अगर conceptually देखा जाए तो l greater than equal to fo plus fe होना चाहिए। So answer is B. The time taken by sunlight to pass through a slab of 4 cm and refractive index of 1.5 is dash। तो ये सवाल बहुत ही बार गुस्सेट में आता है। तो आपको टाइम फाइंड करने के लिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगाना है। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और ये वाला फॉर्मूला तो सबको पता है, म्यू इज इक्वल टू c by v। तो वहाँ से हमको वेलोसिटी। A convex lens of focal length 12.5 cm is used as a simple microscope when the image is formed at the infinite magnification is। तो जब इमेज इनफाइनाइट पे होगा तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा जो उसकी फोकल लेंथ है। और एक सिंपल सा फॉर्मूला है जहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू d/u, जहाँ पे d है डिस्टेंस ऑफ मिनिमम विजन विच इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे u की वैल्यू है f विच इज इक्वल टू 12.5। तो यहाँ से हमारा मैग्नीफाइंग पावर आएगा 2। द आंसर इज ऑप्शन सी। In experiment of division, Germer emitted electron from filament is accelerated through voltage V, then de Broglie wavelength of the electron will be। तो इसमें पहले आपको काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्टेज करना है। वहाँ से आपको V की वैल्यू मिलेगी, और फिर लेमडा इक्वल टू h/mv में V की वैल्यू डाल देनी है, जिससे लेमडा इज इक्वल टू ये आ जाएगा। Photons of energy 1 electron volt and 2.5 electron volt successively illuminated a metal whose work function is 0.5 electron volt. The ratio of maximum speeds of emitted electron is। तो ये फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा कि एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। वहाँ से आपको वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर एनर्जी और मास और वर्क फंक्शन की वैल्यूज डाल के आपको वी मैक्स का रेशियो मिल जाएगा, और इसका सेकेंड ऑप्शन आंसर है। The number of turns in the coil of an AC generator are 100 and its cross-sectional area is 2.5 meters square. The coil is revolving in a uniform magnetic field of strength 0.3 Tesla with a uniform angular velocity of 60 radian per second. The value of maximum value produced is। So इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है EMF जनरेटेड इन AC जनरेटर कॉइल का, E इज इक्वल टू n ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी, और हमको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए इसलिए साइन ओमेगा टी को हमें 1 लेना पड़ेगा। और सो ई मैक्स इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी में अगर आप वैल्यूज़ डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.5 किलो
4.5 किलोवोल्ट, तो इट इज सेकेंड ऑप्शन. If R and L denote resistance and inductance respectively in an AC circuit, current is 3 ampere and voltage 210 volt and power is 63 watt. The power factor is, तो पावर फैक्टर होता है cos थीटा और पावर का फॉर्मूला है VI cos थीटा. तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख के हमको cos थीटा मिलेगा 0.1, तो हमारा आंसर आएगा 0.1. For a given AC circuit by I equal to 50 cos 100t plus 45 ampere, the value of I RMS is. तो ये इसमें I equal to I नॉट cos ओमेगा t plus 5 से कंपेयर करेंगे तो इसमें I RMS की वैल्यू होती है I नॉट बाई √2. तो इधर I नॉट है 50, तो I RMS की वैल्यू है 50 बाई √2 विच इज़ 25 √2, ऑप्शन डी. An AC voltage V equal to 5 cos 1000t is applied to an LR series circuit of इंडक्टेंस 3 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 4 ओम. द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट इन द सर्किट इज. तो यहाँ पे हमको सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है. मैक्सिमम करंट इक्वल टू वी नॉट बाई जेड, जहाँ पे जेड इक्वल टू रूट ऑफ एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जहाँ पे एक्सएल है इंडक्टिव रेजिस्टेंस विच इज़ इक्वल टू ओमेगा एल. तो यहाँ पे मैक्सिमम करंट आपका आ जाएगा 1 एम्पियर विच इज़ ऑप्शन नंबर बी. इन मेडिसिन्स टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स डैश रेज आर यूज. तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है. हमेशा मेडिसिन्स आए तब गामा रेज होता है. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स इज इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ यूज लाइट, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन विल बी. तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस मतलब स्मॉल डी इक्वल टू लेमडा और डी साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लेमडा, ये फॉर्मूला है. और यहाँ पे मैक्सिमम बोला है तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो एम हो जाएगा प्लस माइनस 1. तो यहाँ पे 3 ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे, एक +1, एक 0 और एक -1. तो आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन. If the wavelength of light used is 6000 angstrom, the angular resolution of telescope of objective lens having diameter 10 cm is dash radian. तो limit of resolution का formula है theta equal to 1. In the discharge tube, as the density of atoms increases, the intensity of spectral lines also increases, क्योंकि density is directly proportional to the intensity of spectral lines. ये आपको याद रखना है. The ionization potential of hydrogenic ions P and Q are Vp and Vq respectively. If Vq is less than Vp, then red dye. Okay, तो ionization potential V is always inversely proportional to R. तो Vq less than Vp है तो Vp greater than Vq होगा. तो आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन. In given nuclear reaction X represents. तो आप ये रिएक्शन बैलेंस करोगे तो इस तरफ ऊपर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं वो 9 + 4 13 हो रहे हैं और यहाँ पे 12 है. तो यहाँ एक्स में एक ऊपर 1 आएगा और नीचे तो बैलेंस है तो 0 आएगा. तो एक न्यूट्रॉन होगा, तो इट इज़ अ न्यूट्रॉन. Which oxidized product is obtained when benzene diazonium chloride reacts with ethanol? तो सिंपल क्वेश्चन है. डायज़ो का रिएक्शन कराओ तुम इथेनॉल के साथ, सो ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट पूछा इसलिए बेंजीन नहीं एसिटल्डिहाइड आंसर होगा. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड दैट विच अमीनो एसिड कंटेन सेकेंडरी अमीनो ग्रुप इन इट्स स्ट्रक्चर. तो ये तो फैक्ट बेस्ड है. बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर देयर इज़ अ टेबल, जस्ट गो थ्रू इट एंड जस्ट ट्राई टू रिमेंबर what all is given. So answer will be proline. Glycine, lysine, alanine तो प्राइमरी है. Moving on to the next question, it is asked which protein is present in silk. This is also fact based और keratin answer है B option. Next question is which type of drug is Veronal. So Veronal is a tranquilizer which is again fact based. Please remember all the drugs which are given. A tranquilizer is a drug which is used for treatment of anxiety and disturbances in mind. Next question, it is asked that which of the complexes have same magnetic moment and geometric shapes. तो जो K2NiCN4 होता है उसका तो हाइब्रिडाइजेशन पता ही है DsP2 और उसका स्क्वायर प्लानर होता है और इट इज़ डायमैग्नेटिक बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड. सिमिलरली NiNH32Cl2 में भी वही होता है. NCERT में सेम दिया है, जस्ट गो थ्रू इट एंड C ऑप्शन विल बी करेक्ट. In the next question it is asked which crystal system has the same edge length. So it will be HGS. You can see the table here. Pause the video. If you want to take a screenshot, then take a screenshot.
Now in the next question we have been given the delta TB, Kf and the molality, and we have to find X, which is in Kx FeCN6. So the formula is delta TB is equal to I Kf into M, which is very common. So from that we will find I, which is 4, and I is equal to X plus 1, as we can see. So X will be 3, so it will be K3 FeCN6. In the next question we are given 1.6% solution of unknown substance is isotonic with 2.4% solution of urea, and the densities have been given. So isotonic solution means that their pi is equal, which is pi is equal to CRT. तो दोनों का पाई जब इक्वल करेंगे तो R और T तो कट जाएगा, पर बचेगा कॉन्सेंट्रेशन का टर्म, एंड कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू द अमाउंट गिवन बाय द मॉलिक्यूलर मास बाय द वॉल्यूम. तो फर्स्ट का दिया है 1.6 डिवाइड बाई m, विच वी हैव टू फाइंड इज इक्वल टू 2.4 बाई 60, और डेंसिटी तो 1 ही दी है दोनों की, तो वॉल्यूम का तो कंसिडरेशन करेंगे नहीं, वो 1 ही हो जाएगा. तो फिर m इज इक्वल टू 40. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. In the next question we have been asked to identify the aqueous solution which will have boiling point 102.2 and the Kb is given as 2.2. So delta TB will be 2.2, which is 102.2 minus 100, because aqueous solution is given. So we will find the I, which is 1, and D option will be correct because glucose का Van't Hoff factor 1 होता है. In the next question it is asked the graph of root C and pi m of an aqueous solution of which substance is not a straight line. तो स्ट्रेट लाइन होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, एंड HCl इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सो इट वोंट बी अ स्ट्रेट लाइन. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड व्हिच ऑप्शन इज इनकरेक्ट फॉर वर्किंग सेल. तो हम लोग चालू करेंगे टेस्ट करना. हमें पता है ई सेल इज इक्वल टू -0.059 log C2 बाई C1. तो माइनस को ऊपर लेके जाएंगे तो C1 और C2 रिवर्स हो जाएगा, सो वी विल गेट 0.059 log C1 by C2. नाउ C1 शुड बी ग्रेटर देन C2 बिकॉज वी वांट अ पॉजिटिव आंसर. सो इन ऑप्शन बी it is given that C2 is greater than C1, which is incorrect because then the answer would be negative, and we want a spontaneous process, so we want the answer to be positive. So answer is option number B. In the next question we have been asked about the change in pH of the solution during electrolysis of dilute aqueous solution of CuSO4. So when electrolysis of CuSO4 takes place, H2SO4 is obtained. As H2SO4 is acidic, so the pH will decrease. So B option is correct. In the next question we have been asked about the process of purification of metals. So froth flotation, leaching and washing, they are all processes of concentration of ore. Liquation is used for purification. In liquation the impurities have higher melting point than the metal. Next question is which of the following ore is of Cu. So siderite is FeCO3, magnetite is Fe3O4, and calamine is zinc ore, which is ZnCO3. So D option is correct, which is CuCO3 dot CuOH twice. Next question, how many gram of oxidizing agent gets reduced in the reaction of 65.4 gram of zinc with concentrated nitric acid? So first we will write the reaction, which is zinc plus 4HNO3 will give zinc nitrate plus 2H2 plus 2NO2. So from this reaction we can see that 1 mole of zinc is being used with 4 mole of HNO3, and out of the 4 moles of HNO3, 2 moles are reduced to zinc nitrate and 2 moles are oxidized to NO2. So 2 moles weight HNO3 will be 126 gram, which is the answer. Next question, they have asked the maximum number of hydrogen atom that are joined directly to phosphorus. So answer will be D, phosphonic acid, which has 1 hydrogen atom joined directly to the phosphorus, while the others A, B, C have no hydrogen atom joined directly. View the structures in NCERT. In the next question we have been asked the reaction of sodium tertiary butoxide with which reagent is most easy. So
the SN2 reaction undergone by the sodium tertiary butoxide is the most easy way we can find the product, and it undergoes SN2 with D, which is CH3CH2Br. In the next question they have asked which organic product will form an anesthetic. तो anesthetic portion में एक ही है which is the chloroform. So B option is correct. Chloral plus CaOH twice will form CHCl3. So B option is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कंपाउंड विल गिव द सेम मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, मीन्स ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड. सो द आंसर विल बी नियोपेंटेन, which is C option, because there will be neopentane, which is C option, because it is symmetric and all the hydrogen present are same. तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा. The next question is which products are obtained when phenyl ethanoate reacts with एनहाइड्रस AlCl3. तो ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन है और इसका ट्रिक ये है कि ऑक्सीजन को पहले हटा दो, जो बीच में जो बॉन्डिंग वाला ऑक्सीजन है वो, एंड देन यू प्लेस द हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. तो अपना B ऑप्शन आ जाएगा. The next question is how many gram of ethanol is required in reaction of Na metal in order to give 560 ml of dihydrogen gas at STP. So first of all we have to write down the reaction. So from the reaction we can see that 22.4 liter of hydrogen, which is 1 mole. So 560 ml of hydrogen will be 1 by 40 mole. Now 1 mole of H2 is obtained by 2 mole of ethanol. So 1 by 40 mole will be obtained by 2 by 40 mole of ethanol. So 2 by 40 mole of ethanol is 2.3 gram, which is D option. Next question is IUPAC name of the product obtained by oxidation of phenol with help of chromic acid. So phenol का chromic acid के साथ reaction gives us benzoquinone, which we all know. Now for the IUPAC name, start numbering from the top double bonded oxygen. So answer will be cyclohexa 2,5-diene-1,4-dione. So D option is correct. Next question they have asked at 298 Kelvin the activation energy of the given reaction is 15 kilojoules. So what will be the activation or energy of the reaction? They have just reversed the reaction, so we have to find the activation energy of the backward reaction. Now according to the formula, delta H is equal to activation energy of forward reaction minus activation energy of backward reaction, which is what we have been asked. So let's take it X. So delta H is minus 20, which is clearly observed in the given question. So minus 20 is equal to 15 minus X. So X will be plus 35 kilojoule, which is answer number B. In the next question, half-life is given is 15 minutes and A0 is given 50 grams. So हमें पूछा है 1 hour में कितना होगा. 1 hour means 15 into 4, मतलब 4 times 15 minutes. तो अभी 2 की पावर 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फार्मूला क्या होती है, AN इज इक्वल टू A0 बाई 2 की पावर n. सो A0 बाई 2 पावर 4, विच इज़ A0 बाई 16, विच इज़ 3.125 ग्राम. So decade will be 46.875. In the next question, the rate constant is given. So from the rate constant, if we see the units, we come to know that it is third order reaction, क्योंकि rate constant का unit जब लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है तो फिर वो थर्ड ऑर्डर होता है. So we know that T half is equal to R naught power 1 by n. So n is equal to 3. So we will get R naught power minus 2, which is B option. In the next question, we have been given the slope and the intercept of the graph and the temperature and also the pressure. So everything is given, and we have the equation of Rendell adsorption isotherm to be log x by m is equal to log k plus 1 by n log p, where slope is 0.5, so 1 by n is 0.5, and log k is the intercept, which is 0.4771. So from that we will find x by m to be 6. B option is correct. In the next question, it is given in which emulsion colored droplets are obtained when oil soluble dye is added to it. So ये तो fact based है, milk ही आएगा, बाकी सब में तो वो mix हो जाएगा. Only milk में we will obtain the droplets.
नेक्स्ट क्वेश्चन में करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का तो फॉर्मूला है √n+2 बोर मैग्नेटॉन. सो इन Cr3+ we have 3 unpaired electrons, in Mn2+ we have 5, and in Fe3+ we have 5. So option C will be correct. In the next question, they have asked which statement is incorrect with reference to the inner transition elements. First option is oxides of lanthanoids are basic, तो ये तो करेक्ट है. सेकेंड इज़ प्रोमीथियम इज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट अमॉन्ग एक्टिनॉइड्स, पर प्रोमीथियम तो लैंथेनॉइड होता है, सो बी ऑप्शन इज़ रॉन्ग. द अदर टू ऑप्शंस आर करेक्ट. चेक फॉर योर सेल्फ. The next question is which of the following complex ion absorbs the light of minimum wavelength? तो wavelength is inversely proportional to the stability of the complex. तो अभी मिनिमम पूछा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगैंड. सो साइनाइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगैंड, सो इट विल हैव द मिनिमम वेवलेंथ. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट. The next question is which of the following pair of complexes whose aqueous solution gives pale yellow and white precipitates respectively with 0.1 molar AgNO3. सो पेल येलो प्रेसिपिटेट तो होता है ब्रोमीन के साथ और वाइट प्रेसिपिटेट होता है क्लोरीन के साथ. तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सी ऑप्शन इज़ द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन. So D option is correct, which is formaldehyde undergoes the disproportionation reaction with 50% NaOH and gives carboxylic acid and alcohol. Next question is which compound does not give Benedict's test. So we know that aromatic aldehydes do not give Benedict's test, so B option will be correct. Only one option is given in which aromatic aldehyde is present anyways. What is the main product obtained when cross-aldol condensation of benzene carbaldehyde and 1-phenyl ethane 1-one is done? So first we have to make the structure of benzene carbaldehyde and 1-phenyl ethane 1-one, and in the cross-aldol condensation we remove the OH from the first compound and the H+ from the second compound and make a double bond in between. This is the trick. So D option will be correct. The next question, they have asked the main product of which of the following reaction gives tertiary sulfonamide and benzene sulfonyl chloride. So in the C option, isocyanide is given, which when reacted with LiAlH4, which is also known as contractor of alcohol, it will give a secondary amine, which on reaction will give tertiary sulfonamide. In the next question, they have asked the order of improper amine compounds. The first is the basicity order, which is correct. In aqueous medium it will be secondary, primary, and then tertiary. And the second question is order of boiling point, which is given tertiary greater than secondary greater than primary, which is wrong. It should be primary, secondary, and tertiary. So B is the correct option. If you have liked our video, hit the like button and subscribe us and hit the bell icon. And if you have any doubts, please let us know in the comment section.